हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि हम डेली न्यूज़ करंट अफेयर में लगातार आपको डिस्कस करते जा रहे हैं और आपके साथ में मैं चाहता हूं कि पीडीएफ भी शेयर करता रहूं और इसी के साथ में हम अपनी डेली न्यूज़ जो करंट अफेयर की सीरीज़ है इसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट काफ़ी कम मात्रा में भेज पा रहे हैं और पता नहीं कौन सी कमी है हमारी तरफ से या आपकी तरफ से, जो कि उतना बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम आपको कोशिश करते हैं कि 7 बजे तक करंट अफेयर का जो वीडियो है अपलोड करवा दें और आप तक पहुंच जाए और उसके बाद ही हम दूसरा कार्य देखते हैं अपना। और उसके साथ में जो करंट अफेयर डेली न्यूज़ का है, ये डेली का डेली हम लगभग कोशिश करते हैं कि डेली डिस्कस कर लें। अगर नहीं होता है, कभी अगर बाय चांस हम किसी कार्य में फँस गए या कहीं बिज़ी हो गए, व्यस्त हो गए, तो आपको हम 2 दिन का करंट अफ़ेयर एक साथ में अपलोड मतलब प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके साथ में आपको टेलीग्राम चैनल हम आपको देते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ में इसका जो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक रहेगा, आपके कमेंट बॉक्स उसमें नीचे इसके पिन किया रहा होगा और उसमें आप देखेंगे तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और डेली न्यूज़ करंट अफेयर इसके साथ में हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उसको आप देख सकते हैं और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में चल रहा है हमारा। और इसके बाद में आप लोग ऐसा बिल्कुल ना समझें कि हम करंट अफेयर जो है कि कहीं छोड़ देंगे या कहीं मतलब आगे चल के नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इरादा है कि हम आपको डेली न्यूज़ करंट अफेयर डिस्कस करते रहें और आपको देते रहें। और दोस्तों के साथ में आप अपना इतना कार्य करिएगा ज़रूर, मेरे कहे अनुसार आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जितने भी लोग होते हैं आपके साथ में, दोस्त जितने भी पढ़ने वाले हैं, ये जो करंट अफेयर है लेकर के यूपीएससी के एग्ज़ाम से लेकर के आप देख पा रहे होंगे, दृष्टि जो फेमस हिंदी माध्यम में सबसे अच्छी कोचिंग है, उसी की वेबसाइट का जो कंटेंट हम लेते हैं और उसके साथ-साथ में आपके बेसिक जितने भी होते हैं उसको बताते हुए हम चलते हैं। क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उसको करंट के साथ में जोड़ पाएँगे। इसलिए और उसके साथ में यूपी पीसीएस भी एग्ज़ाम रहता है। उसके साथ-साथ में जितने भी स्टेट लेवल के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपी पेट का एग्ज़ाम आ रहा है आपको, ठीक है? उसके साथ में एसएससी के एग्ज़ाम कई सारे अभी आ रहे हैं लगातार। एनएससी का एग्ज़ाम अभी आएगा। तो इससे जुड़े हुए मुद्दे और स्टेटमेंट जो भी मैं बताता हूँ कि ये छोटे एग्ज़ाम में आएगा, ये बड़े एग्ज़ाम में आएगा, ये यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में आएगा, ये अदर लेवल के मतलब स्टेट एग्ज़ाम में आएगा। जो भी मैं बताता हूँ उस पर आप फ़ोकस कीजिएगा और ये फ़ोकस करेंगे आप, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि हम भी एग्ज़ाम को देख चुके हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स को हमने दिया और अटेम्प्ट किया, ठीक है? काफ़ी मात्रा में और बड़े लेवल पे हमने क्वेश्चन को देखा है, यूपीएससी 2022-23 इन सबको, यूपी पीसीएस को, बीपीएससी को, इन सबको हमने देखा। इन सबसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं और इसके साथ में चलते रहते हैं, ठीक है? तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, बेहतर कॉन्सेप्ट लेने के लिए और समझ अच्छी विकसित करने के लिए और जो आधार से हम जो जिस पॉइंट को आपको आधार से बताते हैं, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको करंट अफेयर देखना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ में आपके जितने भी अदर क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप इनको बना पाएँगे। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ करंट अफेयर। आज है 14 अक्टूबर की, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो आज हमारा जो न्यूज़ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, इसको कौन जारी करता है? आईएमएफ। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अंतर्गत जो विशेष मतलब कई सारी कंट्रीज़ होती हैं और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो होता है जो उसके सदस्य देश हैं उनको लोन देता है। जैसे किसी देश में भारी संख्या में कभी-कभी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाती है,
कभी-कभी मुद्रास्फीति आ जाती है, तो ऐसे कभी-कभी बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ऐसे समय पर उन देशों को संकट से बचाने के लिए और उनमें क्योंकि भारत को भी एक बार 1990-91 के दशक में लोन दिया था, आईएमएफ के द्वारा लोन लिया गया था, तब से ही भारत जो होती है मतलब ओपन इकोनॉमी मतलब बन गई थी। उससे पहले ओपन इकोनॉमी थी भारत, लेकिन उससे पहले उतना जो गेट होता है अपना छोटा था और अब जो है विश्व लेवल पे भारत का ठीक-ठाक मात्रा में आप देख रहे होंगे कि मतलब ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत 5वीं अर्थव्यवस्था भी बन गया है, ठीक है? तो ऐसे मुद्दे हमारे जो होते हैं इनको डिस्कस करने हम चल रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमारी रहेगी इम्पोर्टेंट और उसके साथ में देखिए हर साल जारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ भी रहेगा और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण ये मुद्दा फरवरी से चल रहा है और पिछले फरवरी से और उसके बाद में अब भी मतलब यूक्रेन रूस का मुद्दा है और इसी के साथ में आप इसके अगर कंपेयर में करेंगे तो इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा अभी हाल ही में करंट में है और उसको भी आप देखते रहिएगा। और मुद्रास्फीति विश्व बैंक और इस ये सभी मतलब टॉपिक हमारा रहेंगे मेंस के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आउटलुक होगी उसकी कौन-कौन से फैक्ट्स हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट नीतियाँ, ये रहेगा। कौन-कौन सी मतलब कहाँ पर कमियाँ रह गईं, कौन-सी कमियाँ वहाँ पर उजागर करी गई हैं और उससे कौन-सी समाधान लाए जा सकते हैं, ऐसे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कौन-सी हैं, एजेंसियाँ, अन्य संरचनाएँ, जनादेश इत्यादि, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये अखबार होता है, इसमें छपा था ये न्यूज़, चर्चा में क्यों है आपको पता हो गया है कि वर्ल्ड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट वर्ष 2023 की जारी करी गई है, जिसका शीर्षक है नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले के अनुमान से अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। जो पूर्व अनुमान किया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उससे कहीं अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में आगे चलकर वृद्धि होने वाली है और दिखने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की कुछ विशेषताएं हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि वर्ष 2023 में 3% आईएमएफ का अनुमान है कि वर्ष 2023 में 3% वैश्विक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो होती है कि वृद्धि होगी और जो उसके द्वारा जुलाई 2023 की पूर्वानुमानी वैश्विक जीडीपी के समान है। जो स्टार्टिंग में वर्ष 2023 में वैश्विक जीडीपी का अनुमान लगाया गया था वैसे ही ठीक 3% उसके बराबर ही जो जीडीपी है आगे ग्रो करने वाली है। हालांकि वर्ष 2024 के लिए वैश्विक जीडीपी में जुलाई के पूर्वानुमान से 10 आधार अंक की कमी देखी गई है। यह घटकर कितनी हो गई है, 10 आधार अंक की कमी, ठीक है। और ये हो गई है कितनी, 2.9%, वैसे कितनी थी 3%, ठीक है। चीनी अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान है, चीनी अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में 5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में इसकी वृद्धि कितनी थी, 3% थी, उसके से अधिक थी। मतलब चीन की वृद्धि वर्ष की 2023 की और 2024 की वृद्धि के लिए आईएमएफ अक्टूबर का पूर्वानुमान करके जुलाई के अनुमान से 20 एवं 30 आधार अंक क्या है, कम है। यह दर्शाता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी स्थिति कायम रखने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व के और पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद में चाइना। तो जब हम देखते हैं कि जो चाइना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हिल-डुल करके मतलब अपनी जो स्टेबिलिटी को है उसको नहीं मेंटेन कर पा रही हैं, तो हमारा भारत जो कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसको मतलब कैसे मेंटेन कर पाएगा? मतलब कर पाएगा, कभी-कभी ऐसा होता है कोई छोटा-सा देश होता है, उसके पास मिनिमम मतलब सीमित जनसंख्या होती है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से मतलब वो मैनेज कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, जैसे यूरोप के कई सारे देश हैं, ठीक है? तो मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, ये क्या है? मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति 5.8% की दर से
देखिए अनुमान किया गया है इसमें, और वर्ष 24 के लिए अनुमान किया गया है 5.8% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, तो जो तीनों महीनों के अनुमानित 5.2% की दर की वृद्धि से तीव्र या अधिक है। मतलब वह जो पिछले 3 महीने थे उनसे 5.2% की वृद्धि से बढ़ रही थी, और उससे अधिक है भाई 5.8%, ऑब्वियस सी बात है अधिक है। तो ये अनुमान सप्ताहांत की घटनाओं और उनके परिणामों का ब्यौरा नहीं देते हैं। चिंताएं और कुछ जोखिम है इसके अंतर्गत। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा लागू की गई सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण जो 2022 में बढ़कर 8.7% हो गई, तथा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण और महामारी कोरोना चल रहा था, आपको पता है। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के परिणाम स्वरूप आसमान वसूलों के कारण विकास पिछड़ गया। ठीक है, मतलब आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई, महामारी आई, लोग बीमार हुए, कई सारे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है उसकी आवश्यकता पड़ी लोगों को। विभिन्न देशों को, लगभग सभी देशों को, जितने देशों में कोरोना की जो महामारी फैली हुई थी उन सभी देशों को इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इस कारण से कई सारे व्यवधान अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न हुए और असमान वसूली की गई, मतलब जिन लोगों से मतलब टैक्स में वृद्धि की गई, कहीं कुछ अदर, और विकास भी क्या हुआ, इससे पिछड़ गया, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक छोटी सी मंदी उसको बहुत वर्षों पीछे कर देती है, समझ गए। अनिश्चितताएं और नकारात्मक जोखिम भी इसमें शामिल था, तो उसको देख लेते हैं। सॉरी, निवेश महामारी पूर्व स्तर से कम है, जो उच्च ब्याज दरों और सख्त ऋणों शर्तों से प्रभावित है। आईएमएफ देशों को भविष्य के जोखिम से बचाव के लिए राजकोषीय बफर का पुनर्निर्माण करने की सलाह देता है। आईएमएफ कहता है कि तुम जो राजकोषीय बफर बनाते हो उसको पुनर्निर्मित करो। ठीक है, ऐसे सलाह देता है। वैश्विक दर के 2% नीचे गिरने की संभावना लगभग 15% है, और जिसमें वर्ष 2024 के लिए ऊंचाई पर पहुंचने की तुलना में गिरने का जोखिम क्या है, अधिक है, मतलब कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। भारत से संबंधित कुछ निष्कर्ष आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इनसे संबंधित आपको याद रखना चाहिए। वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी कितनी 6.3% होगी, जो जुलाई 2023 की 20 अंक आधार की वृद्धि है। भारत की जो जीडीपी है वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में 6.3% होगी, और जो वर्ष 2023 की अपेक्षा 20 आधार अंक हैं, मतलब ये मानदंड होता है अपना उसका आईएमएफ का, इसके द्वारा मतलब इतनी वृद्धि होगी। भारत के लिए आईएमएफ का सत्र वर्ष 2023 और 24 का विकास पूर्वानुमान अब लगभग वही है जो विश्व बैंक के द्वारा मतलब विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, और भारत सत्र वर्ष 2024 और 25 की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगभग 6.3% दर पर अपरिवर्तित है। ठीक है, और जून वर्ष 2023 में तिमाही में तीसरे महीने में साप्ताहिक तिमाही में मतलब 7.8% की मजबूत वृद्धि के बावजूद आईएमएफ ने वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास में वृद्धि का अनुमान लगाया। वार्षिक वृद्धि का आंकड़ा अभी भी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति 6.5 की दर से अनुमान से भी क्या है, कम है। भाई देखिए, वार्षिक दर से जब आईएमएफ अनुमानित कर रहा है तो पिछले त्रैमासिक में हुआ था कितना, 7.8% की दर से, और अभी जो वार्षिक दर से मतलब मापा गया है तो वो कितना अब भी आ रहा है। पिछले तिमाही में भाई वृद्धि हो चुकी है, आईएमएफ को भी पता है, सभी अपनी आरबीआई को भी पता है, लेकिन अभी कितना है, अभी है 6.3% वार्षिक रेट है ये। ठीक है, प्रमुख सिफारिशें इसकी कुछ करी गई हैं, उनको देख लेते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जैसा कि अमेरिका में देखा गया है और कई देशों में। संकुचन या धीमी वृद्धि का कारण बनने वाले कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, ठीक है, और ये आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देता है। वही मैंने बताया था आपको, देशों को, जो किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो अर्थव्यवस्था होती है वो पिछड़ने लगती है या उसमें कई मंदी आने लगती है, तो वहाँ पर लोन देने का कार्य कौन करता है? आईएमएफ करता है, ठीक है। स्थापना वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में करी गई थी। इसी के साथ में विश्व बैंक की स्थापना भी करी गई थी वर्ष 1945 में ही, ठीक है। इसीलिए इनको ब्रेटन वुड आपस की जुड़वा बहनें कहते हैं, ठीक है। और आईएमएफ द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित करी गई है। इसके कुछ देखिए, कौन-कौन सी रिपोर्टें प्रकाशित करी जाती हैं इसके द्वारा? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यही जो, और यह सामान्यतः अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। माफ़ कीजिए, वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है, ठीक है। रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, देखिए छमाही पर प्रकाशित की जाने वाली वर्ल्ड आउटलुक जो रिपोर्ट है आपकी, वो प्रकाशित की जाती है 6 महीने में 1 बार, वर्ष में 2 बार। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित है? वर्ष 2022 में ही, ये पिछले वर्ष 2022 मतलब 22 में क्वेश्चन आया था। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये है रैपिड फाइनेंसिंग आरएफआई इंस्ट्रूमेंट, त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और रैपिड क्रेडिट सुविधा, ये कम आय वाले देशों की एलआईसी, ठीक है, एलआईसी की बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट आवश्यकता की पूर्ति करता है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम की ना तो आवश्यकता है और ना ही यह व्यवहार है। शॉर्ट ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है किसको? आईएमएफ द्वारा इसके सदस्य को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वर्ष 2016 में एक क्वेश्चन किया गया था, किसको द्वारा जारी करी जाती है? तो ये भैया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अभी आपको दिखाया गया था, वैश्विक स्थिरता वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है। मेंस का एक क्वेश्चन है, विश्व बैंक और आईएमएफ जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्था के रूप में जाना जाता है, विश्व की आर्थिक वित्तीय व्यवस्था की संरचना का समर्थन करने वाले 2 अंतर सरकारी स्तंभ हैं, और विश्व बैंक और आईएमएफ कई सामान्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, फिर भी उनकी भूमिका एवं कार्य अधिदेश के रूप में स्पष्ट भिन्न है। मतलब उनके भूमिकाएं और कार्य जो और उनकी ये सब अलग-अलग हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी व्याख्या करनी है कि मतलब देखो इसमें बताना क्या है, आईएमएफ के जो कार्य हैं उसको अलग करना है, और उसकी भूमिका जो है वर्ल्ड बैंक की, उसकी अलग भूमिका बतानी है। स्थापना दोनों की एक ही समय में हुई थी, वर्ष 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही, और ऐसे करके मतलब एक छोटा सा निष्कर्ष देना है, उसके बाद में आपको वर्ष 2013 का क्वेश्चन है ये, तो लिखना है। पर्यावरण अधिकार और इसके निहितार्थ, ये इन्वायरमेंट से संबंधित मुद्दा है। देखिए डेली कोई ना कोई इन्वायरमेंट से संबंधित मुद्दा आता है। मुद्दे इन्वायरमेंट से संबंधित इसलिए अधिक आते हैं, मैं आपको डेली बताता हूँ कि इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है, मतलब इसका जो भाग है, ये आगे बढ़ने वाला है। यूपीएससी हो, अदर स्टेट हो, किसी भी एग्जाम में हो, ये बढ़ने वाले हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन यहाँ से बढ़ने वाले हैं। जनजातीय अधिकार और निहितार्थ प्रीलिम्स के लिए है, और बैगा जनजाति हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी, भारिया एवं कमार जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पारंपरिक वन निवासी और वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम का वह 2006 का अधिनियम है, इसके बारे में चर्चा कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। जनजातीय अधिकार और निहितार्थ प्रदान करना, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी की कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का प्रदर्शन। अब देखिए चर्चा में क्यों है, न्यूज क्या है। हाल ही में अगस्त 2023 में कमार पीवीटीजी को अधिवास अधिकार प्राप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी बैगा विशेष रूप से कमजोर वर्ग जनजाति समूह पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी को अधिवास प्रदान किए हैं। बैगा पीवीटीजी छत्तीसगढ़ में ये अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है, ठीक है, मतलब ये दूसरा समूह बना है। अभी यहाँ पर बैगा के लिए ऐसा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि यह छत्तीसगढ़ में जो पीवीटीजी अधिकार, मतलब जो पीवीटीजी बैगा पीवीटीजी है, ये अधिकार पाने वाला पहला समूह बन गया है, ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है, या तीसरा बना सकता है, या दूसरा भी कह सकता है।
छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबू झमाड़िया और बिरहोर, पंडो और भुजिया, इतने मतलब 7 पीवीटीजी यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ में। बैगा जनजाति से संबंधित कुछ बैगा जादूगर जनजाति मुख्य रूप से जादूगर हैं ये लोग, ठीक है, आपको जादू दिखाते हैं गाँव में जाकर के। गाँव में आप सबने मतलब जितने भी लोग गाँव में रहे होंगे, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा-मोटा जादू तो ज़रूर देखा होगा, तो वो उसी प्रकार के जादू वाले लोग हैं ये। बैगा जनजाति की समझ लें कि मतलब जादू दिखाने वाले लोग। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। और ये जो परंपरागत रूप से बैगा अर्ध खानाबदोश जीवन जीते थे, मतलब पहले लोगों को इतना बेहतर खाना खाने की आदत नहीं थी, ऐसा कहते हैं। अर्ध खानाबदोश का मतलब है कभी-कभी कच्चा मांस भी चलता था इनमें। झूम कृषि ये बेवर या दहिया कहते हैं, मतलब झूमिंग कृषि जिसको जो जंगलों को काटकर कृषि की जाती है, उसके बाद में जो मतलब उनकी भूमि होती है, जो उत्पादकता उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है, और तो उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह जाते हैं, जंगल काटते हैं, खेत बनाते हैं, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग ऐसे कृषि को जो कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो परंपरागत रूप से ये अर्ध खानाबदोश और झूमिंग या दहिया कृषि, इसको दहिया कृषि भी कहते हैं। और किंतु ये आजीविका के लिए मुख्य रूप से लघु वनोत्पाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP पर निर्भर है। इनका प्राथमिक वनोत्पाद क्या है? बांस ही है। गोदना टैटू बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, मतलब ये लोग टैटू भी बनाते हैं। कभी देखा होगा ऐसे लोगों को, मतलब कभी कभी तिराहा या चौराहे पे बनाते रहते हैं ना टैटू, तो ऐसे लोगों को आप मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी वो लोग मतलब बैगा जनजाति से संबंधित हो सकते हैं। कई सारी जगहों पे मिलते हैं ऐसे लोग। प्रत्येक आयु शरीर के अंग पर अवसर हेतु विशिष्ट टैटू आरक्षित है, मतलब सब जगह लगभग यह टैटू बनाए रहते हैं अपने पर। पर्यावास अधिकार परिचय क्या है? पर्यावास क्या होता है? पर्यावास अधिकार संबंधी समुदाय को उनके निवास, पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के संसाधनों, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र के बौद्धिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण पर अधिकार को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। और पर्यावास अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, पारंपरिक आजीविका देने वाले पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा प्रचार करते हैं। देखिए जो पारिस्थितिक ज्ञान है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी ये लोग क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। भाई जैसे जंगल है, बेशक ये लोग काटते हैं जंगल को, लेकिन क्या होता है, ये लोग उसी तरह से काटते हैं जैसे अगर एक पेड़ से किसी एक डाल को काट लिया गया तो उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से कुछ ये लोग वनों की कटाई या कुछ भी करते हैं, मतलब एक तरह से अगर ये लोग झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ का तो ये लोग मतलब एक तरह से खेत को सफाया करते ही करते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर नहीं साफ करते ये लोग जहाँ पर कि मतलब बहुत घना जंगल हो और पता चला वहाँ के आसपास के माहौल ही खराब कर दें, मतलब एनवायरनमेंट इकोसिस्टम ही वहाँ का बिगाड़ दें, ऐसा नहीं करते लोग। मतलब नेचर का विशेष ध्यान रख कर के किसी भी कार्य को करते हैं। वन अधिकारों की मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, FRA के अनुसार आवास में प्रथागत आवास और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG तथा अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं। भारत में लगभग 75 PVTG में से केवल 3 जनजातियों के पास आवास अधिकार है। पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद कमार जनजाति और अब छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति। अब तीन जनजातियों को मिल चुका है। किस किस को? पहले किसको मिला था? मध्य प्रदेश की जनजाति को, उसके बाद में कमार, ठीक, फिर अब मिला है किसकी? छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति। पर्यावास घोषित करने की प्रक्रिया जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावास घोषित करने की प्रक्रिया किस मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जनजातीय मंत्रालय। कब? वर्ष 2014 में। इसके उद्देश्य के लिए इस उद्देश्य के लिए की गई थी, विस्तृत दिशा निर्देश पर आधारित है, ठीक है।
इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक परंपराओं व्यवसाय की सीमा निर्धारित करने के लिए पारंपरिक आदिवासी नेताओं के साथ परामर्श करना क्या है शामिल है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कार्य करना है आपको तो पारंपरिक जो नेता हैं, पूर्व नेता हैं जो जिन एक तरह से जिनको प्रकृति का संरक्षक कह सकते हो, तो उनसे भाई परामर्श करना अति आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए। आवासों को परिभाषित करने की और उनकी घोषणा करने के लिए वन, राजस्व, जनजातीय, पंचायती राज सहित राज्य स्तरीय विभागों यूएनडीपी के बीच समन्वय आवश्यक है। जितने भी मतलब सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी निकाय हैं उनसे मतलब वैधता प्राप्त करना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम वर्ष 2000 कब का है? 6 का है। एफआरए के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। इसको एफआरए के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये उसका मतलब जो पूर्व में बनाया गया था नियम उसी का ये अगला चरण है और इसकी धारा 3 क्लॉज 1 क्लॉज ई के तहत पीवीटीजी को आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं। पर्यावास अधिकारों की मान्यता पीवीटीजी को उनके पारंपरिक क्षेत्र पर अधिकार प्रदान करती है, जिसमें निवास के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र, निर्वाह के साधन तथा जैव विविधता की समझ भी शामिल है। पीवीटीजी की पहचान तकनीकी पिछड़ेपन, स्थिर अथवा घटती जनसंख्या वृद्धि, अल्प साक्षरता, निर्वाह, कई सारी आजीविका, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मामलों से ये घिरे रहते हैं। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जो अन्य जनजातीय समूहों के बीच अल्प विकसित हैं। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा इसका पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। ठीक है, पीटीजी को पीवीटीजी। पर्यावास अधिकार का महत्व क्या है? सांस्कृतिक और विरासत का संरक्षण किया जाता है, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की सुविधा इससे, आजीविका की सुरक्षा, सतत विकास और जैव विविधता का संरक्षण भी इससे किया जा सकता है। जनजातीय अधिकार प्रदान करना एक अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और सामंजस्य समाज को बढ़ावा देने के लिए मौलिक, जहां जनजातीय समुदायों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों, संस्कृतियों, परंपराओं का सम्मान एवं उनकी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान की सुविधा। देखिए दूरस्थ मतदान ये मुद्दा इसलिए चर्चा में है कि जो लोग भारत में नहीं रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या भारत के ही राज्य के जैसे बिहार के लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश में कहीं दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो वहाँ लोगों को वहाँ से वहाँ मतलब अपने यहाँ तक जाने में इलेक्शन समय, चुनाव के समय उनको जाने में समस्या होती है कि भाई अचानक से 2 दिन की बचे हैं कि अब चलो वोट डालने चल पड़े। भाई बिहार में चुनाव हो गया, झारखंड में चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गया, इन सब में चुनाव है। पता चला वो लोग बैठे कहाँ पर? तमिलनाडु में है और वोट डालने जाना है, उनको पता चला ट्रेन ही नहीं मिली, टिकट ही इनका कैंसिल हो गया। पता चला मतलब ऐसा ऐसा कई सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए जो चुनाव आयोग है भारत का, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसने क्या किया है, एक मतलब इस समस्या के समाधान करने के लिए प्रवासियों को दूरस्थ मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए इस पर रिपोर्ट देखिए। प्रीलिम्स के लिए प्रवासियों हेतु दूरस्थ मतदान, भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई जो रिपोर्ट है ईवीएम और रिपोर्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी, ये भी चर्चा का विषय हो सकता है रहा है। मेंस के लिए प्रवासियों हेतु दूरस्थ और उसका महत्व क्या हो सकता है, उसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन हेतु कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे चर्चा में क्यों हैं, आप देखिए। सबसे पहले वर्ष 2022 के अंत में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने घरेलू प्रवासी मतदान से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, वर्ष इसका लक्ष्य वर्ष 2024 के आम चुनाव में 67.4% की मतदान दर में सुधार करना है। लोक नीति CSDS द्वारा सितंबर 2023 में एक सर्वेक्षण आयोग किया गया था। सितंबर 2023 में, अभी हालिया में, ये हाल की रिपोर्ट है, यहीं पर किया गया था, जिसमें दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 1017 प्रवासियों को शामिल किया गया था, जिसमें 63% पुरुष
और 37% क्या थी, महिलाएं थी। और जिसका उद्देश्य क्या समझना था कि क्या प्रस्तावित ईवीएम प्रणाली राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई कानूनी तथा तार्किक क्रियाओं को दरकिनार करते हुए अपने इच्छित उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास का एक व्यवहार स्तर पर प्राप्त कर सकेगी। तो इसलिए मतलब ये कानूनी कदम उठाया गया था। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ईवीएम शब्द का अर्थ है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रणाली है जिसका उद्देश्य उन प्रवासियों को मतदान की सुविधा प्रदान करना है जो अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्रों से दूर होने के कारण अपने वर्तमान गृह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने में असमर्थ हैं। ठीक है, 9 बिंदु हैं। पंजीकरण प्रक्रिया इसमें होगी। दूरस्थ मतदान द्वारा सुविधा का उपयोग करने में रुचि रखने वाले मतदाताओं को अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी और के साथ पूर्व अधिसूचित समय सीमा के भीतर पंजीकरण ऑनलाइन या ऑफलाइन कराना होगा। देखिए, समय सीमा के भीतर आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा या ऑफलाइन कर सकते हैं आप। तो आपको पहले से ही सूचना देनी पड़ेगी कि भाई हमारे उस स्टेट में अभी चुनाव होना है और हम वहाँ जा नहीं पाएंगे आप, और हमारा ये फॉर्म ऑनलाइन होता है और ये आपका एड्रेस है और इस नंबर पे आधार कार्ड नंबर हर चीज़ जो भी होगा आपका प्रूफ लिया जाएगा और बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे सबमिट होगा। और सबमिट होने के बाद में जब भी वोट पड़ने होंगे आपके स्टेट में, जब भी ज़िले में प्रधानी का जो भी इलेक्शन होता है स्टेट में, तो उस समय वहाँ पर आप वोट डाल पाएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में। आपको भागने दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पर रिपोर्ट पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रबंधन भी किया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया स्वच्छ एवं बेहतर तरीके से करी जाएगी। रिमोट वोटिंग का प्रयोग करने वाले कई सारे देश हैं। देखिए, एस्टोनिया, फ्रांस, पनामा, पाकिस्तान, आर्मेनिया आदि जैसे देश कुछ विदेश में अथवा अपने से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से दूर रहने वाले नागरिकों के लिए रिमोट सेंसर की व्यवस्था का मुहैया करवा रहे हैं लोगों को। प्रवासी वोट का महत्व भी हो भाई, सभी के पास महत्व है। प्रवासन पैटर्न के उसके कारण दिल्ली में प्रवासी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से ही आते हैं। अच्छा, दिल्ली में एक बात है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के लोग कम मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ के मिलेंगे? बिहार के, उत्तर प्रदेश के मिलेंगे, राजस्थान के लोग मिलेंगे। जो आस-पास एमपी के मिलेंगे, मध्य प्रदेश के आस-पास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लोग ज़्यादा वहाँ के लिए प्लान कर जाते हैं क्योंकि यहाँ से पास में पड़ता है। स्थानांतरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? 58%। रोजगार के बेहतर अवसर की तलाश करना, इसके साथ परिवार से संबंधित कारण कितने? 18%। और विवाह के कारण स्थानांतरण कितने का हो गया भैया? 13%। 13% लोगों ने शादी कर ली दिल्ली में और वहीं रहने लगे। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं। प्रवासी जनसांख्यिकी और निवास अवधि। दिल्ली में दीर्घकालिक प्रवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति। जैसा कि अधिकांश प्रवासियों को 61% संकेत मिला जो 5 वर्ष से अधिक समय से शहर में रह रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में अल्पकालिक प्रवासी विशेष रूप से बिहार के मौसमी रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। देखिए, बिहार के लोग जो भी आते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब खेत में उनके काम नहीं बचा तो चले आए दिल्ली। फिर क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम किया, उसके बाद में फिर जब काम आने वाला है उसके 1 हफ्ता पहले चले जाते हैं घर। जब घर चले जाते हैं तो घर में काम करते हैं, घर में काम निपटा के फिर से दोबारा टिकट करवा लेते हैं, फिर से बैठते हैं कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। फिर से चले आते हैं, फिर फैक्ट्री में काम करते हैं। ये कार्य करते हैं बिहार के अधिकतर लोग। यूपी वाले क्या करते हैं? यूपी वाले लोग कई सारे लोग, 1-2 लोगों की बात नहीं, लाखों की संख्या में रहते हैं बाहर, अदर स्टेट में, जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में और मुंबई जैसे महानगरों में। यहाँ से लोग, जितने भी लोग जाते हैं ना, अधिकतर युवा लोग जाते हैं। युवा लोग जाते हैं, फैमिली के साथ में जाते हैं तो उनकी तो अलग बात है। अगर युवा लोग जाते हैं तो तब मिनिमम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसा रुकते हैं वहाँ पे और ठीक-ठाक कमाई करके तभी आते हैं। ऐसा व्यावहारिक तौर पे हम बता रहे हैं आपको, और वो ज़्यादा नहीं।
मतदाता पंजीकरण और चुनावी भागीदारी। लगभग 53% प्रवासियों ने दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया और 27% अपने गृह राज्यों में पंजीकृत हैं। प्रवासी स्थानीय पंचायत चुनाव की तुलना में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों में अधिक भाग लेते हैं। ठीक है। मतदान के लिए गृह राज्यों में वापसी भी हो मतलब किया जा सकता है वापसी। रिमोट वोटिंग सिस्टम पर भरोसा भाई 47% उत्तरदाता प्रस्तावित दूरस्थ मतदान प्रणाली पर भरोसा करते हैं और 31% ने अधिक अविश्वास व्यक्त किया। 47% लोगों का विश्वास है कि हाँ हमारे साथ मतलब सही हो रहा है ये रिमोट सेंसिंग जो रिमोट वोटिंग मशीन है। उसके साथ में 31% जो लोग हैं उनका उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया है कि इस सिस्टम पे वो लोग भरोसा नहीं करते हैं और नहीं जताते हैं। आगामी कुछ चिंताएं हो सकती हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान भी यहाँ पर दिया गया है। ईवीएम जैसी चुनौतियां हैं यहाँ पर और चुनावी कानूनों में संशोधन वहाँ पर करने की मतलब कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी। नई वोटिंग पद्धति को समायोजित करने के लिए रिमोट वोटिंग हेतु मौजूदा कानूनों जैसे पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 1951, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में संशोधन की आवश्यकता है। कानूनी संरचना को प्रवासी मतदाता को पुनः परिभाषित करने और आधिकारिक जो प्रवासी मतदाता है वहाँ का उसको आधिकारित करने या परिभाषित करने और निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या वे अपने मूल निवास स्थान पर वोट करने से संबंधित पंजीकरण बरकरार रखते हैं या नहीं। मतदाता पोर्टेबिलिटी और उनके निवास से संबंधित यह निर्धारित करना है कि साधारण निवास और अस्थायी अनुपस्थिति की कानूनी संरचनाओं का सम्मान करते हुए मतदाता पोर्टेबिलिटी का प्रबंधन कैसे किया जाए और यह एक सामाजिक चुनौती है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ मतदान के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा और दूरस्थ को परिभाषित करने की आवश्यकता है जो बाह्य निर्वाचन क्षेत्र जिले या राज्य के बाहर लोग हैं। मतदान की गोपनीयता और प्रशासनिक चुनौतियां यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि प्रशासन से संबंधित चुनौतियां वर्तमान में खूब मतलब देखने को मिली हैं। तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं यहाँ पर और आगे की राह में हम देख सकते हैं कि मशीन स्वतंत्र संतुष्ट न होने पर रद्द करने का अधिकार भी है। मतदाता के पास संतुष्ट न होने पर वोट को रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर मतदाता को लगे कि हमारा वोट किसी और पे हमने मतलब डाला था और कहीं और चला गया है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि हमारा वोट निरस्त किया जाए। अविश्वास और स्वीकार्यता होनी चाहिए। मतदाताओं और राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी सहित चुनाव प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के विश्वास और स्वीकार्यता पर विचार करना क्या है आवश्यक है। अदृश्य ई अपशिष्ट ई कचरा जो आपके पास मतलब वर्तमान में बहुत ज़्यादा घरों में लोगों को देखने को मिलता है और विशेष तौर पर मोबाइल से और ऑटोमोबाइल मतलब विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जिनसे ई कचरा जो है देखने को मिल रहा है। चर्चा में क्यों है? वर्तमान में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस क्या मनाया गया है और इसके साथ में ये मनाया गया है 14 अक्टूबर को ई अपशिष्ट दिवस। अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण WEEE फोरम ने एक अदृश्य ई अपशिष्ट वस्तुओं की वार्षिक मात्रा की गणना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान यूनितर को नियुक्त किया है। इनविजिबल ई वेस्ट अदृश्य ई अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को संदर्भित करता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, साथ ही इसके उपभोक्ता इनकी पुनर्चक्रण की योग्य क्षमता को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे केबल, ई खिलौने, ई सिगरेट, ई बाइक, विद्युत उपकरण, स्मोक डिटेक्टर, USB स्टिक, पहनने योग्य स्वस्थ उपकरण और स्मार्ट होम जैसे गैजेट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित गैजेट्स हैं, जितने भी खिलौने हैं या जिनका उपयोग आप घर में करते हैं, इन सभी के लिए जो ई केबल है जैसे खिलौने हैं, सिगरेट है, मतलब कई सारे नशे वाली चीज़ें भी हैं जिनके अंतर्गत ये मतलब ई कचरे से संबंधित जो संबंधित हैं। अपशिष्ट और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
संक्षेप में WEEE के प्रबंधन से संबंधित परिचालन जानकारी के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय क्षमता केंद्र है। ठीक है, तो WEEE फोरम के पास ये सबसे बड़ा विश्व का आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये भारत का सबसे बड़ा है या विश्व का। तो इसके पास जो है 46 WEEE उत्पादक उत्तरदायियों संगठनों का एक गैर लाभकारी संघ है। इसकी स्थापना अप्रैल 2002 में करी गई थी। अपने सदस्यों को सर्वोत्तम अभ्यास के आदान प्रदान और प्रतिष्ठित ज्ञान के आधार पर टूलकिट तक पहुंच माध्यम से संचालन सुधार करने और स्वयं को परिपात्र अर्थव्यवस्था के प्रवर्तकों के रूप में स्थापित करने का ये अवसर देता है। अध्ययन के मुख्य तथ्य इसके विषय में जब हम रिपोर्ट जो इसकी मतलब इसके आई है उसके अंतर्गत देखते हैं, जब उपभोक्ता वार्षिक वैश्विक कुल लगभग कितने हैं 9 अरब, लगभग 9 अरब किलोग्राम। ठीक है, लगभग 9 अरब किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के लगभग छठे हिस्से की पहचान नहीं कर पाते हैं। देखिए 9 अरब किलोग्राम जो कचरा है उसका एक छठा भाग, उसकी तो पहचान ही नहीं कर पाए अभी लोग। और लगभग 35% जो अदृश्य है अपशिष्ट, ठीक है, लगभग 3.2 बिलियन किलोग्राम ई टॉय से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो खिलौने होते हैं उनसे बनता है, और जिसमें रेस कार सेट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, ड्रोन, बाइकिंग, कंप्यूटर, मतलब ये सभी आ जाते हैं। लगभग प्रतिवर्ष 844 मिलियन वेपिंग उपकरण त्याग दिए जाते हैं जो अदृश्य अपशिष्ट की वृद्धि में योगदान देते हैं। अदृश्य ई अपशिष्ट का भौतिक मूल्य प्रत्येक वर्ष लगभग 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है, और जो मुख्य रूप से लोहे और तांबे और सोने जैसे घटकों के कारण इसके आर्थिक महत्व को क्या करता है, दर्शाता है। वैश्विक ई अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण चुनौतियाँ। ई अपशिष्ट केवल एक छोटा सा हिस्सा ही है और उचित रूप से एकमात्र उपचारित और पुनर्चक्रित किया जाता है। यूरोप ई अपशिष्ट का लगभग 55% अब आधिकारिक तौर पर एकत्र रिपोर्ट किया जाता है। देखिए यूरोप में 55% ही मतलब इसको दिखाया जाता है, बाकी 45% को मतलब वहाँ पर पहचान ही नहीं हो पा रही। औसत संग्रह दर 17% के कहीं अधिक है। अधिकांश कूड़ा कचरा कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है, अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, जला दिया जाता है, जहाँ पाए वहाँ कचरा फेंक दिए। ऐसा भी करते हैं लोग, शहरों में भी गाँव में भी। जन जागरूकता की कमी है। वर्तमान में पर्यावरण से लोगों को अवेयर करवाना चाहिए। पर्यावरणीय चिंताएं। अदृश्य ये अपशिष्ट का कचरा अनुचित निपटान एक बड़ा पर्यावरणीय जोखिम का उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इन वस्तुओं में खतरनाक घटक जैसे सीसा, पारा, कैडमियम भी पाए जाते हैं, और अगर किसी पशु को मतलब ये खा लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अदृश्य ये अपशिष्ट एक अप्रयुक्त संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है, अतः आर्थिक सुधार की क्षमता और मूल्यवान संसाधनों के पुनर्चक्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, देखिए पर्यावरण का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये करने की सभी को मतलब आवश्यक है, और चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, इलेक्ट्रिक वर्तमान में सभी देश डिजिटलीकरण के दौर में जी रहे हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, और चाहे छोटे छोटे देश, अफ्रीकन देश, ठीक है, कोई भी देश हो, तो ये सभी देश जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलीकरण के दौर में ये सब जो इलेक्ट्रिक ई कचरा है उसको तो छोड़ते हैं, उसको तो मतलब बाहर निकालते हैं। कहीं पर इसका समाधान होता है, कहीं पर नहीं होता है। जहाँ जहाँ समाधान नहीं होता है वहाँ वहाँ पर ये जो कचरा है वो धीरे धीरे बड़े ढेरों के रूप में इकट्ठा होगा, फिर वहाँ के एनवायरनमेंट को गंदा करेगा, वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, वहाँ पे मृदा प्रदूषण, वायु और जल सभी प्रदूषण बढ़ेंगे, और उसके बाद में वहाँ पर लोगों का जीना हराम हो सकता है, वहाँ पर बीमारियाँ फैल सकती हैं, वहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ सकती है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, कोरोना। वैश्विक ई अपशिष्ट में कच्चे माल का मूल्य वर्ष 2019 में अनुमानित 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वैश्विक ई अपशिष्ट का मूल्य जितना भी कचरा था उसका, ठीक है।
उसके बाद में जब हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष इसका छठा हिस्सा 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सामग्री जो अदृश्य ई अपशिष्ट की श्रेणी में आती है। पुनर्चक्र क्षमता को नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, उद्योग संचार, एयरोस्पेस, रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों, रणनीतिक क्षेत्रों सामग्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। भारत में ई अपशिष्ट जो है इसके समाधान के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनको देखते हैं। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 इसको लागू किया गया और उसके बाद में वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा शासित वर्ष 2010 के ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग विनियमों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया था। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) की मुख्य विशेषता है। भारत सरकार ने ई अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और दृश्य बढ़ाने और उसके प्रमुख उद्देश्य के साथ ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 को अधिसूचित किया गया है। जमा वापसी योजना, इसको डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी कहते हैं और इससे संबंधित मतलब जो भी ई कचरा है उसको आप जमा करवा सकते हैं। मतलब कई सारे लोग होते हैं जो इसको इकट्ठा करवाते हैं और इकट्ठा करके आप कहीं भी मतलब बेच सकते हैं, कुछ पैसा इससे मिल सकता है और आप दूसरे कार्य में इस पैसे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में निष्कर्ष स्वरूप हम क्या देख सकते हैं। निष्कर्ष में सतत अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अदृश्य ई अपशिष्ट के मुद्दे को समाधान करना। ठीक, उसके बाद में अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली इलेक्ट्रिक वस्तुओं की पुनर्चक्रण की क्षमता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, उसके साथ में पर्यावरण प्रभाव को कम करने की चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना, जिम्मेदार पुनर्चक्रण पहल के माध्यम से उसके आर्थिक मूल्य को उजागर करने की आवश्यकता है। एक यूपीएससी सिविल सेवा में क्वेश्चन दिया गया था मेंस में और ये ई कचरे से संबंधित है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट ये 2022-23 जारी करी गई है। इसको देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। प्रीलिम्स के लिए राष्ट्रीय देखो ये रिपोर्ट जो होती है एनएसओ के द्वारा जारी करी गई है और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार से संबंधित कुछ शर्तें उनसे संबंधित चर्चा में क्यों है। ये रिपोर्ट अभी जो हाल में जारी करी गई है, हाल में एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ने जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ निष्कर्ष इसके निकले हैं, उनके बारे में जानते हैं। सामान्य स्थिति में प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का अनुमान क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल LFPR और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर दी गई है। कहाँ पर बढ़ी हुई है वर्ष 2013 में 23 में 22-23 में और 2017-18 का यहाँ पर दिया गया है डाटा। और उसके बाद में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी यहाँ पर दिया गया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी, डिक्रीज हुई है, लगातार इसमें दिखाया जा रहा है कि डिक्रीज हुई है। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज और मेल और फीमेल दोनों की प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का अनुमान, वर्तमान की साप्ताहिक स्थिति देखते हैं। यहाँ पर सप्ताह के आधार पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर रही है और यहाँ पर लगभग सभी में इंक्रीज हुई है, रूरल एरियाज हो, अर्बन हो, मेल हो, फीमेल सभी की। और जो वर्क फोर्स है पार्टिसिपेशन रेट है ये सभी की इंक्रीज हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डिक्रीज हुई है, लगातार यहाँ पर देख रहे होंगे आप। प्रमुख बिंदु है इसके बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो श्रम बल भागीदार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर है और LFPR को जनसंख्या में श्रम बल यानी काम करने वाले, काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध होने वाले व्यक्तियों को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए जितने लोग काम की तलाश में होते हैं और जितने लोग काम करने वाले होते हैं या काम की तलाश करने वाले होते हैं और जितने लोग काम के लिए उपलब्ध होते हैं उनके व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और उन सभी के संबंध में एक रिपोर्ट जारी करी जाती है जिसको ये एनएसओ जारी करता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR क्या होता है। WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। जितनी भी जनसंख्या होती है
उसमें से नियोजित व्यक्ति मतलब रोजगार की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में मतलब उसको परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, जितना भी श्रम बल है उसमें से जितने मतलब श्रमिक हैं, उसमें से जितने भी बेरोजगार हैं, अर्थात जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जितने लोग कार्य करने की इच्छा तो रखते हैं, उनको कार्य नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को कार्य मिले ही नहीं, मतलब किसी को कार्य मिल रहा है, उसके बावजूद वो नहीं कर रहा है, तो वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जो कार्य करना चाहता है, उसको कार्य नहीं मिल रहा है। गतिविधि की स्थिति क्या है? किसी गतिविधि की स्थिति निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर की जाती है। गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पिछले 365 दिनों की जो संदर्भ की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। और उसके बाद गतिविधि के स्थिति के प्रकार, प्रमुख गतिविधि स्थिति PS। गतिविधि की वह स्थिति जिस पर एक व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से 365, देखिए पूरा एक साल का यहाँ पर लंबा समय होता है और उसको दिखाया जाता है। सहायक आर्थिक गतिविधि, किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ की अवधि के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक के लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां करता है, को व्यक्ति की सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति माना जाता है। सहायक आर्थिक गतिविधि, आपने 365 दिनों में से 30 दिन कार्य किया, उसके बाद में आप बेरोजगार रहें, तो इसको क्या कहेंगे? सहायक आर्थिक गतिविधि। वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि स्थिति क्या होती है? सर्वेक्षण की तारीख से पहले, जब से आपका सर्वेक्षण हुआ है, उससे पिछले 7 दिनों की संदर्भ की अवधि के आधार पर निर्धारित कितने दिन? 7 दिन। सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिन का। तो 7 दिनों की अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि को स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कहते हैं, पिछले 7 दिनों का। ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है, इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसका परिचय। भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्य करता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत एक आता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये कार्य करता है और इसे NSO द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। PLFS का उद्देश्य क्या है? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह से अधिक अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों को अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है। और प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS दोनों में ही रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। रोजगार के लिए सरकार की कुछ पहलें हैं, इससे संबंधित आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों द्वारा समर्थन। PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जिसको कहते हैं, वो गांव में चलती है अधिकतर और शहरों में भी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये भी रोजगार मेला लगता है, रोजगार मेलों में लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। और बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियां हैं, इसको आप देख सकते हैं। प्रचंड बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक कार्य लोग कर रहे हों, और मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्र ऐसे होते हैं। मौसमी बेरोजगारी, यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित दिनों मौसमों में देखी जाती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को कृषि के क्षेत्र में कार्य मिला और उसके बाद में कुछ दिनों के लिए जब कार्य नहीं होता है खेतों में, तो वो क्या होता है? बेरोजगार हो जाता है। तो वहाँ पर ये जो बेरोजगारी होती है, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। एक मौसम आने पर वो बेरोजगार हो जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर से मतलब कार्य करने लगते हैं, उनको कार्य मिल जाता है। फिर होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, और इसको या उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। जैसे किसी व्यक्ति को मतलब जॉब मिली हुई है, नौकरी मिली हुई है, उसके बाद में उसके बीच में मतलब एक दूसरी नौकरी वो करना चाहता है, मतलब यहाँ से छोड़कर वहाँ जाना चाहता है। ठीक है।
तो वो जो बेरोज़गारी होती है वो यहाँ से छोड़कर वहाँ जाएगा, उसके बीच में 2-4 दिन का गैप होगा, जहाँ जहाँ कहीं भी नौकरी ढूँढेगा, देखेगा, वहाँ अगर वहाँ तक जाने में इसके बीच में जो भी बेरोज़गारी होती है वो संरचनात्मक बेरोज़गारी होती है। चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है? यह एक चक्र का व्यापार चक्र का परिणाम है। मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ ही यह घट जाती है। देखिए, कभी जब मंदी हो जाती है तो लोग क्या होते हैं, बेरोज़गार होने लगते हैं, दूसरे मतलब क्षेत्रों में कार्य करने लगते हैं और व्यापार की जो घटनाएँ होती हैं वो मतलब कार्यक्रम जो होता है व्यापार का वो कम हो जाता है। तकनीकी बेरोज़गारी होती है, तकनीकी बेरोज़गारी के बारे में जानें तो तकनीकी बेरोज़गारी प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान। देखिए, वर्तमान में कंप्यूटर और डिजिटलीकरण वर्तमान में डिजिटल का दौर है। मोबाइल से जो कार्य हो जाता है कभी-कभी और किसी-किसी देखिए कहीं-कहीं पर अ, व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर व्यक्ति को ना लगाकर वर्तमान में अगर आप बैंकों में देख रहे हैं, तो अगर कभी एटीएम की ज़रूरत पड़ती थी, वर्तमान में भीम, गूगल पे ये सब ऐप चल रहे हैं। वर्तमान में आप अपने मोबाइल से ही खाता ही खोल सकते हैं। वर्तमान में आप मोबाइल से केवल पैसा आपको बैंक में लगाने जाना पड़ेगा और किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और मतलब इतने सारे कार्य हो रहे हैं, तो ये इन सब से क्या है कि बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ी है, तो इसको कहते हैं तकनीकी बेरोज़गारी, ठीक है? उसके बाद में आती है संघर्षात्मक बेरोज़गारी। संघर्षात्मक बेरोज़गारी का आशय ऐसी स्थिति से है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच के अंतराल को संदर्भित करती है। ठीक है? तो सुभेद रोज़गार क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए कोई कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो कितना योग्य है। बिना योग्यता के अपनी योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? सुभेद बेरोज़गारी। इसके बारे में कानून नहीं है। तो प्रचंड बेरोज़गारी का सामान्यतः अर्थ होता है वर्ष 2013 यूपीएससी का क्वेश्चन है। लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं और वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं होते हैं। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो श्रमिक होता है उसकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य रहती है। तात्कालिक समय के लिए क्योंकि वो वहाँ मतलब बेरोज़गार तब तक रहता है। एक प्रश्न है वर्ष 2023 का, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी प्रकृति संरचनात्मक भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुझाव भी दीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है और भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण करना है कि मतलब कौन सी बेरोज़गारी की गणना करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है। देखिए, वहाँ पर अभी हमने आपको बताया था संरचनात्मक बेरोज़गारी, वहाँ से लेकर के वैश्विक दौर को लेकर के मतलब उसको एक कंबाइंड फॉर्म में रखते हुए ऐसे लिखना है कि मतलब निष्कर्ष जहाँ तक उतरे वहाँ तक, जैसे कि आप सुझाव मतलब लास्ट में आपको कहा भी गया है सुधार के सुझाव देना है, इसके जो सुधार के सुझाव देना है, तो इसलिए आप सुधारात्मक उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। वर्ष 2023 हालिया ये जो अभी वर्ष 2023 मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ तक आज हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है आज का, और आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ में इसको साझा करते रहें और जहाँ तक हो सके इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।